हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी के क्लास 6, 7, 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज इतिहास के एमसीक्यू को करेंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारी टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 के इतिहास की पुस्तक का नाम क्या है? हमारे अतीत वन। और इसका अध्याय 1 है। अध्याय 1 का नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इससे हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृत भाषा आर्य भाषा का एक प्राचीन रूप है। इसके प्रयोग का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका प्रयोग माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो महाकाव्य, कविताएं, नाटक प्राचीन काल में लिखे गए हैं, इनमें से कई संस्कृत में मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ऋग्वेद की भाषा पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, संस्कृत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें ऋग्वेद की, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। और इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं। इसके तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तो गायत्री मंत्र का। अक्सर पूछा जाता है तीसरे मंडल में किसका उल्लेख? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। किसका? सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में। और 10वें मंडल में ध्यान रखिएगा, 4 वर्णों का उल्लेख किसमें मिलता है? आपका 10वें मंडल में मिलता है। और हम बात करें इसमें कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त और लगभग 10,580 इसमें ऋचाएं हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 7500 वर्ष पूर्व माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट 8000 वर्ष पहले दिया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, 8000 वर्ष, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें कृषि का आरंभ काल पूछा जाए तो किस काल में? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ माना जाता है। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इंडस से। 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंडोस, हिंदोस और अथवा इंडोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा एडी और बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का काल क्या कहा जाता है? बीसी कहा जाता है। और एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आपका 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतिहासकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्याय 2 है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के बोलन नदी के पास है। ध्यान रखिएगा, बोलन नदी के पास। और यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। अक्सर पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुए थे? यहाँ से ऐसे कब्र मिले हैं जिसमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। ठीक है, कहाँ से मिला है? मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। ये कहाँ से मिला है? ये भी आपका मेहरगढ़ से मिला है। और अगर बात करें मृतक के साथ जो कुत्ता दफनाया गया है, ये कहाँ से मिला है? इसका जो है साक्ष्य मिला आपका बुर्ज होम से मिला है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम से यह प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई?
पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8000 साल पहले। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस काल में, तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो है पशुओं को जो है पालतू बनाया गया। और पहला पशु कौन था आपका? तो पहला पशु था आपका कुत्ता। कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया था, उसके बाद आपका बकरी वगैरह को पालतू बनाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? पूरा पाषाण काल का समय पूछ रहा है, कितने वर्ष पूर्व है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 20 लाख से 12,000 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? तो ये किस काल में? तो आपका पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक, सही बात है, क्योंकि जो पत्थर के औजार होते थे वो सूक्ष्म होते थे। ठीक है, 1 इसका सही है। दूसरा कह रहा, इस पत्थर के औजार आकार में बड़े नहीं थे, सूक्ष्म थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक कहा गया। और इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3, केवल 1 इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल की बात कर रहा है। औजार पालिश किए गए थे, सही है, औजार जो है पालिशदार हुए नवपाषाण काल में। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अब अध्याय 3 के प्रश्नों को देखते हैं। अध्याय 3 का नाम क्या है? आरंभिक नगर। इसका पहला प्रश्न है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जमीन के नीचे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमीन के नीचे जो खोद कर जो घर बनाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गर्तावास कहा जाता है। एनसीईआरटी में लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बुर्ज होम की बात करें, ये कहाँ पे है आपका? ये कश्मीर घाटी में, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? कपास की खेती, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? तो आपका 7000 वर्ष पूर्व मिले हैं। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है? पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है? उसे मम्मी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार राजाओं के मरने पर उनके शवों को पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। और उनके शवों को के साथ जो है खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, बर्तन, वाद्य यंत्र और जानवर शामिल होते हैं। ये भी उनके साथ में दफनाया जाता था। कभी कभी शव के साथ सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा नगर की बात कर रहा है, नगर योजना। हड़प्पा कैसे सभ्यता थी? तो आपका नगरी सभ्यता थी। और पहला कह रहा है, घर समान रूप से एक मंजिली होते थे। एक मंजिली नहीं होते थे, एक मंजिली भी होते थे और 2 मंजिली भी होते थे। तो ये गलत हो जाएगा। इनमें से अनेक घरों में ढकी हुई नालियां थी, ये सही है। आपका घरों में क्या होती थी? जो वहाँ पे शहरों में जो नालियां होती थी वो ढकी होती थी। तो ये आपका सही है, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2, केवल 2 इसका सही है और 1 इसका गलत है, क्योंकि घर जो है एक मंजिले नहीं 2 मंजिले भी होते थे। ठीक है, और जो है घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। और अधिकांश घरों में अलग क्या होता था? स्नानागार होता था अलग से, और कुएं वगैरह भी होते। ये सब आपका हड़प्पा कालीन जो नगर थे उसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी उससे संबंधित है। तांबा दिया है ईरान से, टिन दिया है ओमान से, सोना दिया है कर्नाटक से। देखिए, हड़प्पा के लोग जो है तांबा जो है
पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया से प्राप्त करते थे। और कहां से? राजस्थान से प्राप्त करते थे। तो गलत हो जाएगा। टिन की बात करें, ओमान से नहीं, टिन जो है वर्तमान अफगानिस्तान से, वर्तमान अफगानिस्तान से टिन प्राप्त करते थे। और सोना जो है कर्नाटक से। ये सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आपका हो जाएगा इसमें केवल 3 सही है। ठीक, हड़प्पा से संबंधित है। अब देते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है? क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? तो इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अभी पीछे हमने बताया 1 इसका करेक्ट आंसर। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। कितने मंडल है इसमें? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋचाएं कितनी हैं? लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा 3 देवता, इंद्र, अग्नि और किसका? सोम देवता का उल्लेख मिलता है इसमें। इनको इंद्र जो है किसका? युद्ध के देवता थे। अग्नि आग के। सोम जो है आपका एक प्रकार का पेय पौधा था। ठीक है, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद की अगर रचना की बात करें, इसमें दिया है 3500 साल पहले आपका ऋग्वेद की रचना हुई थी। उसके बाद बात करें हम यजुर्वेद के। यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? इसे कर्मकांडी वेद कहा जाता है। उसके बाद सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक इसे सामवेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद में क्या है आपका? जादू टोना रोग निवारण संबंधी प्रावधान किसमें है? आपका अथर्ववेद में है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में वर्णित जो प्रार्थना है उसे क्या कहा गया है? उसे सूक्त कहा है। जो प्रार्थना है उसे सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में लगभग 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? ऋग्वेद में किस ऋषि की सतलज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? तो ये आपका हो जाएगा विश्वामित्र। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पूछा जाता है कि वैदिक काल में सतलज नदी को क्या कहा जाता था? इसे सतुद्री पूछा जाता है। यह ध्यान रखिए, सतुद्री। और व्यास नदी को क्या कहा जाता था? विपाशा। ठीक है, विपाशा का वर्तमान में नाम क्या है? व्यास। और सतुद्री का नाम है सतलज। ये अक्सर मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चरक की पुस्तक कौन सी है? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया? चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? तो आपका 360 दांतों सहित जो है 360 हड्डियां। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा है, राजनीतिक व्यवस्था। पहला कह रहा है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। देखिए, राजा के पास ना तो सेना होती थी, ना ही महल, ना ही राजधानी। तो ये गलत हो जाएगा। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चरक संहिता करा, इनकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की थी। सही है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। वह बताते हैं कि मानव शरीर में 360 हड्डियां। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। दोनों सही है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अध्याय 5 पे आ गए हैं। अध्याय 5 का नाम क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। तो देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता है? युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? तो आपका सारथी होता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो आपका हुआ था 700 से 600 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का उल्लेख अगर पूछा जाए किसमें मिलता है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह थी। और उसके बाद क्या राजधानी बनी थी? पाटलिपुत्र बनी थी। उसके बाद पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और राजधानी भी बनाई थी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अजात शत्रु कहाँ का शासक था? अजात शत्रु जो है कहाँ का शासक था? ये आपका मगध का शासक था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर हम बात करें अजातशत्रु, ये किस वंश से संबंधित था? आपका हर्यक वंश से था। किस वंश से? हर्यक वंश से या संबंधित था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी राजधानी क्या थी प्रारंभ में? तो इसकी प्रारंभ में राजधानी थी आपकी राजगिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये अजातशत्रु जो है बिंबिसार का ही पुत्र था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? वही प्रश्न आ गया, बताया। मगध साम्राज्य की स्थापना आपका बिंबिसार ने की थी। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैन साहित्य में ये बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, श्रोणिक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में बाद का पूछ रहा है, यानी उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है ये। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। सही है, महिलाओं और शूद्रों को जो है दोनों को क्या कहता? वेदों को अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, बल्कि उन्हें सुनने की अनुमति थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। सही है, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। पहले जो है किसके आधार पर थी? वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, लेकिन बाद में क्या हो गया? बाद में आपका जन्म के आधार पर हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दोनों सही है, ऑप्शन 3। ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 नए, इसका अध्याय 6 का नाम क्या है? नए प्रश्न नए विचार। देखते हैं, पहला है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी नेपाल में। और इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था आपका शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम आपका महामाया था। और इनका पालन पोषण किसने किया था? तो पालन पोषण जो है इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जो है इनका पालन पोषण किया था। और महात्मा बुद्ध की जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में जो है कहाँ पे? कुशीनगर में। और मृत्यु को क्या कहा जाता है? कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। मृत्यु को क्या कहा जाता है? उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है मृत्यु को। और ये कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में, 483 ईसा पूर्व में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। अच्छा, ये पहले उपदेश को कहा क्या जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है पहले उपदेश को। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, सर्वाधिक जो है उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश आपका श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे? श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान कौन है? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने की थी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। पाणिनि की रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ठीक है, और किस भाषा में है? तब आपका ये संस्कृत में है। और कितने अध्याय इसमें? आपका 8 अध्याय है। ठीक, अगला है जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी ये कहाँ पे लिखी गई? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। और अगर पूछा जाए किस संगीत में लिखी गई थी? तो दूसरी जैन संगीत में। किसमें? दूसरी जैन संगीत में यह शिक्षाएं लिखी गई थी, जो वल्लभी में हुई थी। और ये जो है ये कितनी हुई थी जैन यहाँ पे संगीतियाँ? 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। पहली आपका कहाँ पे हुई थी? पहली आपका पाटलिपुत्र में। पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में हुई थी। और हम बात करें जैन धर्म की। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, यानी संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है। और इस जैन धर्म के कितने टोटल तीर्थंकर हुए थे? तो 24 हुए थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। और 23वें अक्सर पूछा जाता है, 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें थे। और 24वें पूछा जाए तो महावीर स्वामी 24वें थे। और ये इन्हें ही जो है महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था? जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा? देखिए, जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। कौन कौन से? तो आपका था पहला था अहिंसा। पहला अहिंसा। दूसरा आपका सत्य। तीसरा आपका अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी न करना। और तीसरा चौथा था आपका अपरिग्रह। कौन कौन से?
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अब पांचवा ध्यान रखिएगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य मुख्य था। और ब्रह्मचर्य को जो है ये चारों हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इसको जो है किसने दिया था? इसको पार्श्वनाथ ने दिया था। ठीक है, और ये जो ब्रह्मचर्य है इसको आपका महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, अभी हमने पीछे पढ़ा, सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की, ये भी सही है। इनकी रचना क्या है? तो अष्टाध्यायी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध संघ के बारे में पूछ रहा है। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सूत्र पिटक में किया गया है। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख इसमें सूत्र पिटक में किया गया है। दूसरा कह रहा है पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही। देखिए, हम अगर पिटक की बात करें, 3 पिटक हैं। कौन कौन से? आपका सूत्र पिटक, और दूसरा है आपका विनय पिटक, और तीसरा है आपका अधिधम्म पिटक। अधिधम्म पिटक तीसरा है। सूत्र पिटक की बात करें, इसमें आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है सूत्र पिटक में। विनय पिटक की बात करें, इसमें बौद्ध मठों के में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी प्रावधान है, किसमें? विनय पिटक में है। और अधिधम्म पिटक में क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई, किसमें? अधिधम्म पिटक में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 7 है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चैप्टर का नाम है। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया? अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया? सभी को पता होगा, कलिंग के युद्ध। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के जो है पूछा जाता है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष या कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अच्छा, ये कलिंग का युद्ध का वर्णन जो है किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको हराकर? तो नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ? अभी हमने बताया अशोक के राजा बनने के बाद कितने वर्ष बाद, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, 8 वर्ष बाद, लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कलिंग। अच्छा, कलिंग जो है, कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। ठीक है, उड़ीसा में है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो आपका ये प्राकृत भाषा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेख जो है किसमें? शिलालेख आपका प्राकृत भाषा में। देखिए, अशोक के जो अभिलेख हैं ये आपका पूछा जाए अगर भाषा तो प्राकृत भाषा, और लिपि पूछा जाए तो ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि। मुख्यतः जो है खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, लेकिन कुछ जो है खरोष्ठी लिपि, दोनों ध्यान रखिएगा। 2 कौन कौन से? सहबाजगढ़ी और मनसेरा का जो अभिलेख है ये आपका खरोष्ठी लिपि में, बाकी जो है आपका ब्राह्मी लिपि में। और भाषा तो प्राकृत भाषा, लेकिन ध्यान रखिएगा सर ए कूना जो कंधार में है, कंधार अभिलेख कहा जाता है इसे, सर ए कूना जो है ग्रीक और अरमाइक भाषा में थी। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? सॉरी, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? तो उड़ीसा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं, तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार है, सही है। उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था, ये भी सही है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सॉरी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत यानी तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेल्लार।
ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें उजवार की, ये उड़वार है, उजवार भी मिलता है, उड़वार दोनों सही है, उजवार उड़वार। तो ये आपका किसे कहा जाता है, तो साधारण हल चलाने वाले को कहा जाता था उड़वार। अच्छा, कैडेसियार किसे कहा जाता था, तो कैडेसियार जो है भूमिहीन मजदूर को कहा जाता था। और अधिमई किसे कहा जाता है, तो दो दास होते थे उन्हें अधिमई कहा जाता था। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण भारत में। अगला है तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता है, अभी बताया, भूमिहीन मजदूर को क्या, तो कैडेसियार। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उड़वाल जो है किसे, साधारण हल चलाने वाले को, बिल्लाल भूमस्वामी को कहा जाता था। अगला है सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था, सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था, ऑप्शन 1 आहत सिक्का होता था, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किसका होता था, तो चांदी व तांबे का होता था, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुसाड़ों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, कुसाड़ों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मथुरा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहली राजधानी कौन थी कुसाड़ों की, तो पहली राजधानी थी आपकी पुरुषपुर। कौन सी, पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहते हैं, पुरुषपुर थी पहली राजधानी, दूसरी आपकी मथुरा थी। अच्छा, कुसाड़ वंश की स्थापना किसने की थी, कुजुल कडफिसेस थी। ठीक है, अगला प्रश्न है वलयकूप किसके लिए प्रयुक्त था, वलयकूप जो है किसके लिए प्रयुक्त था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी नाली, कूड़ेदान, गुसल खाना के लिए ये था वलयकूप। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कड़सियार के रूप में जाना जाता था। अभी मैंने बताया जमींदारों को क्या कहा जाता था, तो आपका कड़सियार नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो विल्लाल कहा जाता था। क्या, विल्लाल कहा जाता था या विल्लार। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को विल्लार के नाम से जाना जाता था, नहीं, भूमिहीन मजदूरों को कड़सियार, और ये उल्टा दिया है। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, दोनों नहीं सही है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर, कोई नहीं। अगला प्रश्न है वलयदार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वलयदार कुआं, ये वलयदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसे दिखाई देते हैं, सही है। इस प्रकार का वलयदार कुआं सामान्य रूप से राजा के घर में पाया जाता था, ये नहीं, राजा के घर में समानता सभी लोग घर में पाया जाता था। तो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक। अगला है अरिकामेडु कहां से तटीय बस्ती था, कहां की तटीय बस्ती था अरिकामेडु, ये आपका कहां था, पांडुचेरी का था। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पत्तन था, बंदरगाह था ये, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अध्याय 9 आ गया, और इसमें जो है नाम क्या है इसका, व्यापारिक, राजा और तीर्थयात्री। इसके प्रश्नों को देखते हैं। पांडवों की राजधानी क्या थी, पांडवों की राजधानी का नाम क्या था, तो पांडवों की राजधानी थी आपकी मदुरई, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री था, भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री, तो फायान भी आया था। फायान किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और इत्सिंग जो है ये 7वीं सदी में भारत आया था। ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आया था, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था आपका थेरवाद, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। थेरवाद का अर्थ होता है बुजुर्गों की शिक्षा, इसका क्या होता है अर्थ, थेरवाद का मतलब क्या था, बुजुर्गों की शिक्षा, और यह बुद्ध की, जो बुद्ध जी थे उनकी मूल शिक्षाओं पर जोर देता है। और ये जो है सबसे पुरानी क्या है, शाखा है बौद्ध धर्म की, और मुख्य रूप से यह थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया में प्रचलित है थेरवाद। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था, सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा था आपका कनिष्क, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनिष्क जो है राजा, अगर पूछा कुषाण वंश की राजधानी, अभी पीछे पड़ा था पुरुषपुर, पेशावर, और दूसरी क्या थी, मथुरा। और कनिष्क के समय में ही आपका अश्वघोष थे, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। इनकी रचना आपका बुद्ध चरितम, अश्वघोष की रचना का नाम क्या है, बुद्ध चरितम। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ डैश से है, रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग क्या कहलाता था, सिल्क रूट कहा जाता था, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए रेशम बनाने की तकनीक का विकास कहां पे सर्वप्रथम हुआ, तो चीन में हुआ था, लगभग 7000 वर्ष पहले, 7000 वर्ष पहले जो है चीन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, तो और करा दूसरा मदुरई चोलों का बंदरगाह था। देखिए पुहार जो है, पुहार या कावेरी पत्तनम,
कावेरी पत्तनम ये आपका चोलों का बंदरगाह था। किसका था? चोलों का बंदरगाह था। अब मदुरई जो है ये आपका ये पांड्यों की राजधानी थी। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इनमें से कोई सही नहीं है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनिष्क के बारे में पहला करा, उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया कनिष्क ने, और करा अश्वघोष उनके दरबार में रहता। अभी हमने पीछे बताया अश्वघोष जो है इनकी रचना बुद्ध चरितम है, और ये किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। पहला करा उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया। आपने पढ़ा होगा कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ये चतुर्थ बौद्ध संगीत। किसके समय में? कनिष्क के समय में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भक्त की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्त की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी। भक्त की परंपरा मौर्य काल की बाद पहला करा, भक्त की अवधारणा भगवद गीता में मौजूद है। सही है। शुरुआत में उच्च जात के लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण करते थे। उच्च जात के लोग नहीं, सभी जात के लोग, ठीक है, सभी वर्ग के लोग जो है भक्ति, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें यानी केवल एक होगा 1। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। प्रश्न देखते हैं। इसमें टोटल 11 प्रश्न है, 11 अध्याय हैं क्लास 6 में। ठीक है, इतिहास से संबंधित। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में कौन थे? तो कालिदास इनके दरबार में थे। 1 इसका करेक्ट आंसर है। कालिदास की रचना की बात करें, आपका मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? तो आपका कालिदास की है। कुमार संभवम किसकी रचना है? ये भी कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास की है। रचनाएं आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हर्षचरित किसने लिखी? हर्षचरित जो है किसकी रचना है? तो ये आपका बाणभट्ट की रचना है। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। बाणभट्ट जो है की रचना हर्षचरित है, और किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिश्चंद्र था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। और हरिश्चंद्र ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने? हरिश्चंद्र ने की थी, और ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त की बात करें, इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गुप्त वंश का शासक था। इसके कार्यकाल की बात करें, 375 ईस्वी से 415। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया? दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, 12 शासकों ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। उनका दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट का किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। इसने किसकी रचना की? हर्षचरित की रचना की थी संस्कृत भाषा में। ठीक है। और बाणभट्ट ने बुद्ध चरितम को प्राकृतिक भाषा में लिखा। बाणभट्ट ने जो बुद्ध चरितम नहीं, बुद्ध चरितम किसकी रचना है? तो ये आपका अश्वघोष की रचना है। किसकी है? अश्वघोष की रचना है। तो हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, केवल 1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ था। प्राचीन भारत में सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन 2, व्यापारिक समूह का नेता होता था सार्थवाह। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अध्याय है 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें पहला प्रश्न है, शिल्पाधिकारम की रचना किसने की? शिल्पाधिकारम की रचना किसने? तो ऑप्शन 4, इलांगो आडिगल ने। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है शिल्पाधिकारम। इसमें आपका कोवलन नामक व्यापारी और माधवी नामक नर्तकी और कोवलन की पत्नी जो है कन्नगी का इसमें आपकी कहानी है। ठीक है, कोवलन, माधवी और कन्नगी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? प्रदक्षिणापथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती थी? तो आपका वेदिका कहलाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेदिका। ठीक है। और ये जो प्रदक्षिणा पथ होता है, ये मूर्ति के चारों तरफ घूमने का पथ होता है। ठीक है। और जो रेलिंग लगी होती है उसमें आपका वेदिका कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है?
कुतुब मीनार जो है कहाँ पे से सभी को पता है, दिल्ली में स्थित है। अच्छा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, शुरू करवाया था, नींव डाली थी आपका किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली थी सूफी संत बख्तियार खाकी की स्मृति में, काकी की स्मृति में। और बात करें हम, इसको पूरा किसने करवाया था, तो इसे पूरा करवाया था आपका इल्तुतमिश ने। अब कहाँ पे है, तो आपका दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, मेघदूत की रचना किसने की थी, मेघदूत की रचना अभी हमने पीछे बताया तो कालिदास ने की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं है, वेदों की पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी, तो ये भी हम पीछे प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, सुनने की अनुमति थी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई किसके द्वारा रचित था, मणिमेखलाई ये किसकी रचना है, तो ये आपका सत्यनारायण की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यनारायण ने इसे 1400 साल पहले इसे लिखा था। और इस जो है ये मणिमेखलाई में, इसमें आपका कोवलन और माधवी, अभी जो पीछे पड़ा था, कोवलन और माधवी की जो है जो बेटी है, इन दोनों की जो बेटी थी उनकी कहानी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था। किसका, आयुर्वेद का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सही बात है। और सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया, सही बात है ये भी, यानी दोनों सही है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। सुश्रुत को क्या कहा जाता है, तो इसे शल्य चिकित्सक का जनक कहा जाता है। किसका, शल्य चिकित्सक का जनक सुश्रुत को कहा जाता था। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्लास 6 का इतिहास चैप्टर खत्म हो गया, इसमें 11 चैप्टर थे। तो इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को देखेंगे और सारे क्लास के 6, 7, 8 हम 12 तक जाएंगे, सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।